बहुत पुरानी बात है। शहर लखनऊ की दूर दराज की बस्ती में एक बूढ़ा गरीब चक्की बान रहता था, जिसने इस फानी दुनिया में अपनी जिंदगी की कई बहारें देखी थीं और जमाने की गर्मो सर्द हवाओं के थपेड़े बर्दाश्त किए थे। इस बूढ़े ने अपनी तमाम उम्र हलाल रोजी कमाने में बसर की थी, जिसकी वजह से उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इसके 3 बेटे थे जो शमशाद के दरख्त की टहनियों की तरह बुलंद कामत और सेहतमंद थे। एक दिन बाप ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे नूरे चश्म और प्यारों, इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स की जिंदगी अच्छी या बुरी गुजर जाती है, और जिस तरह तुम्हें मालूम है कि मौत एक ऊंट है जो हर दरवाजे पर सोया हुआ है, और तुम्हें मालूम है कि मेरी उम्र का सूरज भी लबेबाम है। आज नहीं तो शायद कल अपने आमाल की गठरी कंधे पर उठाऊंगा और इस फानी दुनिया से कूच करके आलम बका में पहुंच जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस सफर पर जाने या दुनिया की रंगीन को छोड़ने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी गमगी का सबब यही चक्की है। मालूम नहीं मेरे बाद क्या होगा और चक्की पर क्या गुजरेगी चक्की। बान के बेटों ने जब बाप की बातें सुनी तो तीनों बेटे बेजुबान कहने लगे, अब्बा जान, आप मुतमिन रहे, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि चक्की के पहिए को घुमाते रहें ताकि घर के खराज जात की गाड़ी भी चलती रहे और चक्की के ना होने से लोगों को किसी किस्म की तकलीफ भी ना हो। चक्की बान ने मोहब्बत भरी निगाह से अपने बेटों को देखा और कहा, अल्लाह ताला से कोई बात छुपी नहीं है, और तुम भी जानते हो कि बातें आधे अमल जितनी कीमत भी नहीं पाती, इसलिए कि बात और अमल का दरमियानी फासला जमीन और आसमान के दरमियानी फासला के बराबर होता है। क्या मैं तुमसे उम्मीद रखूं और मुतमिन रहूं कि तुम वाकई में मेरी बातों पर अमल करोगे? अगर तुम तीनों भाई मिलकर इस चक्की के पहिए को घुमाते रहे तो यकीन मानो इसी में तुम्हारी बेहतरी है, या फिर जिस भाई को मुनासिब समझो ये चक्की उसके हवाले कर दो, वरना याद रखो कि अगर इस चक्की ने काम ना किया तो तुम खुद भी भूखे मरोगे और दूसरे लोग भी तुम्हें बदुआ देंगे। जब बूढ़े चक्की बान ने अपनी बात खत्म की तो तीनों बेटों में से हर एक ने कहा, अब्बा जान, मैं ज्यादा समझदार हूं, इसलिए चक्की का इंतजाम अच्छी तरह संभाल लूंगा। बूढ़े बाप ने बेटों को खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा, अहले सलीम ही इसी बात का फैसला करेगी। मैं दलील के बगैर किसी बेटे की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम में से कौन शख्स बेहतर है और एहसन तरीके से चक्की के पहिए को घुमा सकता है। मेरी दुआ है कि तुम तीनों भाई इम्तिहान में कामयाब हो सको। बेटों ने जब इम्तिहान का नाम सुना तो निहायत शौक से ताई की और कहने लगे, अब्बा जान, हम हर इम्तिहान के लिए तैयार हैं। बूढ़े बाप ने अपने हाथ जानों पर रखे और अपनी जगह पर खड़ा हो गया और दूसरे कमरे में जाकर अखरोट की 3 गठियां उठाकर लाया और बेटों को देखकर कहा, इन गठरियों में अखरोट है, इसलिए आगे बढ़ो और एक एक गठरी उठा लो, फिर मैं तुम्हें अगले कदम के मुतालिक बताऊंगा। तीनों बेटे आगे बढ़े और एक एक गठरी उठा ली, क्योंकि ये गठिया ज्यादा वजनी ना थी और बाप तो तीनों गठरियां को एक साथ उठा लाया था। फिर उनके बाप ने कहा, शहर जाने के लिए अपनी सवारी के गड्ढे तैयार कर लो और जादे राह के लिए कुछ खुराक और दीगर कुछ रकम भी ले लो। तीनों बेटों ने खुशी खुशी अपने बाप के हुक्म की तामील की और सफर की तैयारी करते हुए जादे राह साथ लिया और गधों पर सवार होकर चक्की के सामने खड़े हो गए। बाप भी लाठी के सहारे चलता हुआ आया और बेटों के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे बेटों, तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होता है। तुम अब शहर की तरफ जाओ। मुझे अल्लाह ताला की जात पर पूरा भरोसा है कि तुम खैरियत से जाओगे और बाआफियत वापस आओगे। शहर में मेरे 3 पुराने दोस्त हैं, इसलिए तुम में से हर एक मेरे एक एक दोस्त के पास पहुंच जाना और उन्हें मेरा सलाम कहना और उनसे पूछना कि दुनिया में हलाल रिज़्क कैसे हासिल किया जाता है। लेकिन याद रखो, इस सफर में 3 दिन से ज्यादा खर्च ना हो। वैसे इस बात का कभी इम्कान है कि अगर तुमने देर कर दी तो बाप की जगह खाली पाओगे। बड़े बेटे ने पूछा, अब्बा जान, फिर हमारे इम्तिहान का नतीजा क्या होगा? बाप ने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमारी पूरी जिंदगी एक इम्तिहान है। यह दुरुस्त है कि तुम्हारा यह सफर दूसरे सफर की तरह एक छोटा सा इम्तिहान है, लेकिन इन चंद दिनों में मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने किस शख्स को कौन से मकसद के लिए पैदा किया है। अब जल्दी करो और अपने भाइयों के हमराह निकल जाओ, तुम्हारा काम ज्यादा और वक्त कम है। बेटों ने जब बाप की बातें सुनी तो अपने अपने गधे पर सवार हो गए और अपना दिल सफर के सुपुर्द कर दिया। अब वह लखनऊ शहर की तरफ जा रहे थे,
लेकिन उनके दिलों और दिमाग में तरह तरह के ख्यालात की आमदो रफत थी। यानी हर भाई सोच रहा था कि वही इम्तिहान में पूरा उतरेगा और जब अपने बाप के पास पहुंचेगा तो चक्की का मालिक बन जाएगा। वह इन्हीं ख्यालात में खोए हुए थे और चल रहे थे कि अचानक मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि अपने गांव से काफी दूर आ गए हैं और चक्की भी उनकी नजर से ओझल हो गई है और जो चीज उनके सामने थी वह शहर का लंबा सफर है जिसके लिए उन्हें बस चलते रहना है। काफी देर सफर करने के बाद वह चलते चलते थक गए। अचानक उन्हें दूर से एक सायादार और आराम की जगह दिखाई दी। इसलिए मंजिले भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का वक्त है, मेरे ख्याल से कुछ खा पी लें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे बदन की बाकी मानदा ताकत भी जाती रहेगी। दूसरे भाइयों ने भी इसकी तजवीज मान ली और अपने गधों से खाने का सामान उतारने लगे। इतने में अचानक बड़ा भाई चिल्लाया और फरियाद करते हुए कहने लगा, हाय अफसोस, तुमने देखा कि क्या हुआ। इसके दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे, क्या माजरा है, कौन सी आफत टूट पड़ी। बड़े भाई ने अपने मशकी की तरफ इशारा किया और कहा, रास्ते में इसका मुंह खुल गया है और कतरा कतरा करके तमाम पानी बह गया है। अब मैं परेशान हूं कि क्या करूं। छोटे भाई ने कहा, तुमने बड़ी लापरवाही से काम लिया है, अब तो हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा अजीब सफर है, लेकिन सफर में ऐसे हादसात तो होते ही रहते हैं, इसलिए आओ बैठकर सोचते हैं। छोटे भाई ने मशकी उठाया और कहा, पहला और जरूरी काम यह है कि पानी की तलाश करें। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करनी चाहिए, लेकिन पानी की तलाश में कौन जाएगा, लकड़ियां कौन जमा करेगा और कौन खाना पकाए। तीनों भाई खामोश थे और एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भाई ने उन्हें देखा तो कहा, मुश्किल और अहम काम लकड़ियां जमा करना है, यह काम मैं खुद ही अंजाम दूंगा। अगर लकड़ियां ना हुई तो हम खाना ना पका सकेंगे। यह कहकर बड़ा भाई अपनी जगह से उठकर लकड़ियां लाने के लिए चल पड़ा। लेकिन मंजिले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहाड़ खोदना होगा और उसमें से लकड़ी निकाली जाए। मेरे ख्याल से मुश्किल काम खाना पकाना है। अगर लकड़ी और पानी मौजूद हो और पकाने वाला कोई ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। मजले भाई ने इतना ही कहा था कि अपनी जगह से उठा और पकाने के लिए चूल्हा बनाने में मशगूल हो गया। अब छोटा भाई रह गया था और इसके सामने खाली मशकी पड़ा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहां से लाए। बहरहाल इसने हिम्मत ना हारी और मशकी उठाकर पानी की तलाश में चल पड़ा। अपने दिल में कहने लगा, मेरे भाइयों ने अपना अपना काम संभाल लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं भी पानी लाने में कामयाब हो जाऊं। खाना पकाने और प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की जरूरत है। छोटे भाई ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और पहाड़ की तरफ चल पड़ा। छोटा भाई जानता था कि अक्सर पहाड़ों में चश्मे होते हैं और शायद वो भी किसी चश्मे पर पहुंच जाए। वह चलता रहा और चलता रहा। उसने पहाड़ी सिलसिले के चांद टीले पार किए, लेकिन जितना भी आगे गया उसे पानी का वजूद कहीं भी नजर ना आया। परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे पानी ही ना मिले और इसके भाई प्यास से जान दे दें और इसी तरह हमारा सफर यहीं तमाम हो जाए। फिर हम ना तो शहर जा सकेंगे और ना ही अपने बाप के पहलू में बैठना नसीब होगा। फिर वह कुछ देर के लिए एक चट्टान के साए में बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद इसने इरादा किया कि अपनी आंखें और कान अच्छी तरह खोलें और पानी के चलने और फरफर की आवाज पर ध्यान दे। मुमकिन है उसे पानी नजर आए या उसके चलने की आवाज सुनाई दे। इधर उधर फिरने से उसके हाथ कुछ ना आएगा। छोटे भाई के जहन में जब यह नई तजवीज आई तो अपनी जगह से उठा और दोबारा पानी की तलाश में पहाड़ी सिलसिले में फिरने लगा। वह इसी तरह चल रहा था कि उसे दूर से पानी के कतरे के टपकने की आवाज आई। फिर इसने अपने कान खड़े किए और इसके आवाज के तकब में चल पड़ा। अभी वह ज्यादा दूर ना गया होगा कि पानी के चश्मे पर पहुंच गया। चश्मे का पानी बहुत ही कम था। बहरहाल वह निहायत एहतियात से आगे बढ़ा और बड़ी मुश्किल से मशकी को भरा और वापस चल पड़ा। अभी वह चंद कदम ही चला होगा कि एक पत्थर को फलांगते हुए फिसला और चारों शाने चित गिर पड़ा, जिससे इसके हाथ और बाजू शदीद जख्मी हो गए। फिर वह बड़ी मुश्किल से संभला और सबसे पहले मशकी को देखा, जो अभी तक सही सलामत था। इसलिए खुश हुआ और अपने जख्मों को भी ना सहलाया और आगे चल दिया ताकि जल्द से जल्द अपने भाइयों के पास पहुंच जाए। जब छोटा भाई वहां पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि दोनों बड़े भाई सोए हुए हैं, एक ऐसी नींद में कि गोया 7 बादशाहों को ख्वाब में देख रहे हैं। मझले भाई की नींद बड़े भाई से ज्यादा गहरी थी,
उसने अखरोट की पोटली भी खोली हुई थी, इसलिए छिलके इधर उधर बिखरे पड़े थे। छोटे भाई ने उन्हें बेदार किया। जैसे ही वह बेदार हुए, मशकी को देखकर उस पर पल पड़े और गटागट पानी पीने लगे। जब वह सैर हो गए तो ऐतराज करने लगे कि तुम्हें मालूम है कि तुम कहां रहे हो। जब हम प्यास और थकावट से मजबूर हो गए तो सो गए। अगरचे तुमने मशकी उठा लिया था, लेकिन असल में सैरो सेहत करते रहे होंगे। दूसरे भाई ने कहा, अफसोस, पानी के लिए मैं खुद जाता तो साफ और पाकीज़ा पानी लाता और इतनी देर भी ना लगाता, जबकि हालत यह है कि हमारा काफी वक्त जाया हो गया है। दोनों भाइयों के जी में जो कुछ आया अपनी अपनी कहते रहे और छोटा भाई खामोशी से सुनता रहा। इसके बाद उन्होंने खाना पकाया और खाने के बाद अपना सामान समेटा। इसके बाद उन्होंने दोबारा अपना सफर शुरू किया। तीनों भाई थके मांदे और भूखे प्यासे आखिरकार शहर लखनऊ में पहुंच ही गए। छोटे भाई ने जूं ही शहर में कदम रखा तो कहने लगा, मैं तो सबसे पहले अपने वालिद के दोस्त के पास जाऊंगा और उसे वालिद का पैगाम पहुंचाऊंगा। मंजिले भाई ने कहा, अभी किसी जगह जाने की जरूरत नहीं। सालन तो नहीं है कि ठंडा हो जाएगा। हम कल और परसों तक इसी शहर में हैं। अभी तो थकावट से हमारा बदन चूर है, इसलिए मैं तो पूरा दिन आज आराम करूंगा। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो जरूर जाता, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करना है और इसके बाद बाजार जाकर कुछ खरीदूंगा। कई सालों से मेरी यह ख्वाहिश थी कि एक जोड़ा खूबसूरत जूते खरीदूंगा। यह सूरत हाल देखकर सिर्फ छोटा भाई ही रह गया था कि अपने भाइयों से पहले रवाना हो गया और बाप का पैगाम इसके दोस्त को पहुंचाए और इससे हलाल रोजी कमाने के लिए जराए दरियाफ्त करें। मंचला भाई दूसरे दिन सुबह अपने बाप के दोस्त के पास इसके घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो इसकी बीवी ने दरवाजा खोला और कहा, मेरे ख्वाब की तबीयत नासाज थी, इसलिए हकीम से नुस्खा लाया था। अब वह तार की दुकान से दवा लेने गया है। अगर वह जौहर तक लौट आया तो तुम्हारी मुलाकात जरूर हो जाएगी। मंजुला भाई निहायत बेसब्र और जल्दबाजी में था, इसलिए कहने लगा, इस शहर में मेरे और भी कई काम हैं। आज नहीं तो यकीनन कल तक मुलाकात हो जाएगी, इसलिए मैं जाता हूं और कल तुल्लू आफ्ताब के वक्त दोबारा आ जाऊंगा। इसने यही कहा और अपने भाइयों के पास सराय में आ गया। दूसरी तरफ बड़ा भाई जूते खरीदने के लिए गया हुआ था। जब वह जूते खरीदने के लिए बाजार पहुंचा तो जूतों के मोल तोल पूछने लगा। उसे महसूस हुआ कि इसके पास रकम कम है, इसलिए अपने भाइयों को तलाश करने लगा और अपनी मजबूरी उनसे बयान की। लेकिन इसके भाई भी इसकी तरह खाली हाथ थे, इसलिए उन्होंने अपने सर झुकाए और कुछ न कहा। बड़ा भाई जब अपने भाइयों से नाउम्मीद हो गया तो सोचने लगा कि अब तो मुझे अखरोट की थैली फरोख्त करनी पड़ेगी ताकि जूते खरीद सकूं। फिर वह दोबारा बाजार गया और अखरोटों की थैली फरोख्त करके अपने पसंदीदा जूते खरीद लिए। उधर तुल्लू आफ्ताब के वक्त दोबारा मंझला भाई अपने बाप के दोस्त के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। काफी इंतजार के बाद उसे कोई जवाब ना मिला, इसलिए समझ गया कि साहिब खाना किसी काम से घर से बाहर गया हुआ है। इसलिए मंजिले भाई के सफर का तीसरा दिन भी खत्म हो गया। अब तीनों भाई सराय में बैठे थे ताकि अगले दिन वापसी का सफर करें, इसलिए तरह तरह की बातें करते रहे और शहर में जो कुछ देखा और सुना एक दूसरे को बताने लगे। इतने में छोटे भाई ने कहा, अब हमारे लिए कौन सा काम बाकी रह गया है? मझले भाई ने कहा, मेरे जिम्मा जो काम था मैंने पूरा कर लिया, सिर्फ अपने बाप का पैगाम नहीं पहुंचा सका, इसलिए कि बाप का दोस्त सफर पर गया हुआ है और अब मेरा कोई काम बाकी नहीं है। बड़े भाई ने कहा, अगर मुझसे पूछो तो मेरा भी कोई काम नहीं है जिसे मैं पूरा करूं। मैं तो यहां सिर्फ जूते खरीदने आया था, जो कि मैंने खरीद लिए हैं, और अखरोट की थैली भी फरोख्त कर दी है। सिर्फ पैगाम पहुंचाना है और मैं ये काम कल अंजाम दे दूंगा। छोटे भाई ने कहा, हमें कल सुबह रवाना हो जाना चाहिए। तुम्हें याद होगा कि बाप ने कहा था, अगर तुम लोग देर से लौटे तो शायद मुझे ना देख सकोगे। बड़ा भाई तो ऐसी बातें सुनने का मुंतज़ था, इसलिए खुश हुआ और कहा, अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला दिया, इसलिए अगर बाप ने पूछा तो कह दूंगा कि मेरा पहला और जरूरी काम पैगाम पहुंचाना था, लेकिन देर हो गई थी और तुम्हारा दोस्त सफर पर चला गया था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जल्द वापस आऊं और घर पहुंच। दूसरे दिन सुबह जब तीनों भाई उठे तो अपना सामान बांधा और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बड़ा भाई कुछ ज्यादा खुश था। वो अपनी हर बात के साथ कहता कि यकीनन बाप मेरी अक्ल समझ की दांत देगा और मेरे मुकाबले में तुमने जो काम किया है वह बेफायदा और बेनतीजा है, इसलिए कि हमारे छोटे भाई ने तो अखरोट को छुआ तक नहीं।
अलबत्ता मंजिले भाई ने अपनी थैली से चंद अखरोट खाए हैं और अपना जी बहलाया है, लेकिन मैंने तो उनसे पूरा फायदा उठाया है और उन्हें फरोख्त करके जूते खरीदे हैं। हालांकि अक्लमंदी यही थी कि तुम भी ऐसा ही करते और कामयाबी से लौटते। मझले भाई ने जब यह सुना तो हैरत और ताज्जुब से मुंह में उंगलियां दे दी और कहा, हाय अफसोस, मेरे दिल में यह ख्याल क्यों ना आया और मैंने भी ऐसा क्यों ना किया। यकीनन बाप तुम्हारी अक्लमंदी की बदौलत तुम्हें चक्की का मालिक बना देगा और हमें वहां भी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। तीनों भाई अपनी अपनी बातों में सरगर्म थे और आखिरकार अपने गांव और घर पहुंच गए। जब बाप की खिदमत में हाजिर हुए तो बाप ने कहा, मेरे बेटों, अब जाओ और नहा धोकर साफ कपड़े पहन लो और कुछ देर आराम के बाद मेरे पास आ जाना। तीनों भाई चले गए और नहाकर साफ और उजले कपड़े पहनकर खाना खाया और ताज़ा दाम हो गए। तब बाप की खिदमत में हाजिर हुए ताकि सफ़र के वाक़त और हालात बताएं। बूढ़े बाप ने बेटों की तरफ देखा और कहा, अब बारी बारी अपना वाक़या बयान करो जो इस सफ़र में तुम्हें पेश आया। हर एक बेटे ने प्याज से लेकर लहसुन तक अपनी अपनी सरगूजियाँ की। बूढ़े बाप ने हर बेटे की बातें निहायत गौर से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद छोटे बेटे की तरफ इशारा किया और कहा, मेरे बाद तुम्हारा छोटा भाई इस काबिल है कि चक्की के पहिए को घुमाता रहे। मझले भाई ने अपने बाप के फैसले पर एतराज किया, लेकिन बूढ़े बाप ने गहरा सांस लिया और कहा, मेरे फैसले की पहली वजह यह है कि जब तुम रास्ते में भूख और प्यास से निढाल थे तो सबसे मुश्किल काम की अंजामदही के लिए तुम्हारा छोटा भाई ही कमर बस्ता हुआ था और पानी की तलाश में निकला था और जख्मी होने के बावजूद मशकी भर कर लाया। दूसरी वजह यह है कि मैंने जो अमानत उसे दी थी उसने उसकी अच्छी तरह से हिफाजत की। मैंने ये तो नहीं कहा था कि अखरोट को खा लेना या उन्हें बेच देना। और तीसरी और अहम वजह यह है कि इसने अपना फर्ज एहसन तरीके से निभाया है और इस पर अमल करते हुए शहर में दाखिल होते ही यानी पहली फुर्सत में मेरा पैगाम मेरे दोस्त को पहुंचाया और इससे हलाल रोजी हासिल करने के लिए तरीके दरियाफ्त किए। बस यही वजह है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई को अपनी गैर मनकुला जायदाद यानी इस चक्की का मालिक बना रहा हूं। यह इस काबिल है कि सख्त और मुश्किल काम अंजाम दे सकता है। यह इस चक्की के पहिए को अच्छी तरह घुमाएगा, लोगों की ईमान यानी गंदम और आटे की हिफाजत करेगा और इसमें खयानत ना करेगा और इस बात का भी ख्याल रखेगा कि अपने ग्राहकों से जो वादा करेगा उसे अच्छी तरह निभाएगा। इसलिए कोई भी शख्स इस पर बदअहदी या बदआंती का इल्जाम आयद ना कर सकेगा। इसलिए आज के बाद यही इस चक्की का मालिक है। बाप ने गहरा सांस लिया और दूसरे बेटों को देखते हुए कहने लगा, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बेखर कह सकते हो। क्या इस चक्की का हक तुम्हारे छोटे भाई का है या नहीं? बड़े और मझले भाई को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई, इसलिए बदस्तूर खामोश खड़े रहे और अपने छोटे भाई की कारकर्दगी पर तहसीन करने लगे। इसके बाद छोटा भाई कई साल तक चक्की के पहिए घुमाता रहा और उम्र भर लोगों की खिदमत करता रहा। वह कई साल इस फानी दुनिया में रहा और इसके कुर्ब जवार में रहने वाले लोग इसकी दयानतदारी के मतलब थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।